Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 31st March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about Korean War and possible India's intervention to stop the war. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. पहले ज़रा समझ लेते हैं कोरियन वॉर के बारे में, और कोरियन वॉर समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर डायनामिक्स को समझना होगा. तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन 1945. इट वाज फॉट फ्रॉम 1939 टू 1945. जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स, यूएसएसआर एंड यूएस ब्लॉक. ये दोनों ही साइड्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक साथ थे अगेंस्ट नाजी जर्मनी बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाई नाजीज. बट दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रही हैं हमेशा से ही. यूएसएसआर हैज़ बिन फॉलोइंग सोशलिस्ट आइडियाज़ वाइल यूएस हैज़ बिन फॉलोइंग यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज हैव बिन फॉलोइंग लिबरल मार्केट मॉडल. तो वो तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ही, एंड दैट रिजल्टेड इनटू beginning of Cold War right since the end of World War II. और Cold War was mainly a proxy war या block politics आप कह सकते हैं. The world countries never confronted each other directly, but they were entering into one or the other power blocks. जैसे कि आप देखिए, दुनिया के कुछ देश, खासकर वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज एंड यूएस जो हैं, they were aligning on the basis of their ideology of liberal market policies, जबकि रसिया के आसपास के देश दे अलाइन इन ऑर्डर टू फॉर्म यूएसएसआर या सोवियत ब्लॉक. एंड दिस कोल्ड वॉर इज नोन एज कोल्ड वॉर. इसमें जो कोल्ड शब्द है दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द प्रॉक्सी वॉर. प्रॉक्सी वॉर इन द सेंस कि देखिए, ये इसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कम था, या आप कह सकते हैं ना के बराबर ही था, एक्सेप्ट 1 or 2 इंस्टेंसेस ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड ऑल. अदरवाइज कोल्ड वॉर के दौरान मेनली पावर प्रोजेक्शन था दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में, इन ऑर्डर टू शो हु इज़ मोर सुपीरियर. तो न्यूक्लियर रेस, आर्म्स रेस या स्पेस रेस चल रहा था. अदरवाइज कुछ हद तक प्रॉक्सी वॉर चल रहे थे. प्रॉक्सी वॉर मीन्स वॉर ऑन सम अदर ग्राउंड इन इनडायरेक्ट मैनर या इम्प्लिसिट मैनर. इसी तरीके का प्रॉक्सी वॉर था कोरियन वॉर दैट प्रिवेल्ड फ्रॉम 1950 टू 1953, जिसमें यूएसएसआर ब्लॉक वाज सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया एंड यूएस ब्लॉक वाज सपोर्टिंग साउथ कोरिया. तो क्या है हिस्ट्री कोरिया की, वो ज़रा समझते हैं, और फिर देखेंगे कोरियन वॉर कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ इट टर्न आउट टू बी अ पार्ट ऑफ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स और अ प्रॉक्सी वॉर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. देखिए, कोरिया, आज आपको पता है कोरिया, ये जो कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पे 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. बट ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था. इट वॉज ए यूनाइटेड कंट्री. इन 1910 it was acquired by Japan, but Japan was also along with Germany during World War II, and Germany lost the war. यानी कि जो एक्सिस पावर्स हैं, जर्मनी, जापान, इटली, दे लॉस्ट द वॉर इन वर्ल्ड वॉर 2. तो जापान व्हेन इट लॉस्ट वर्ल्ड वॉर 2, कोरिया बिकेम इंडिपेंडेंट. तो क्या मैं बता रहा हूँ कि कोरिया को अक्वायर किया था जापान ने 1910 में, लेकिन जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, उसके बाद जापान गेव अप इट्स कंट्रोल ओवर कोरिया एंड कोरिया अगेन बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1945. जैसे ही कोरिया इंडिपेंडेंट हुआ, ये कोरियन पेनिनसुला कंट्री जो था यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट हुआ. ये नदर्न साइड में आप देखो, रसिया थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे कोरिया के साथ. इट ट्राइड टू स्टैब्लिश ए कम्युनिस्ट सेट ऑफ गवर्नमेंट इन कोरिया. क्योंकि देखिए, रसिया का तो पहले से क्लैरिटी थी उसको कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा, वैसे ही दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में, यूएस और यूएसएसआर ब्लॉक के बीच में डिफरेंसेस आएंगे. विंस्टन चर्चिल, यूके के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक काफ़ी फेमस स्पीच दिया था, आयरन कर्टेन स्पीच, वेयर ही exemplified or where he highlighted कि anyway these two sides have permanent differences, US and USSR. तो USSR was ready. जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, it started to strengthen its position on ground, और इसी चक्कर में उसने यहाँ कोरिया के अंदर एक कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की. जबकि यूएस वांटेड अ डेमोक्रेटिक लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा यूएस या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है. क्योंकि यूएस को भी ये बात पता थी कि इफ़ इट डज़ नॉट एक्सपैंड और इफ़ इट डज़ नॉट कंटेन यूएसएसआर,
जो कंटेनमेंट पॉलिसी बाद में लाई गई तो यूएस के अंदर, तो यूएस वाज वेरी क्लियर कि इट हैज़ टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ यूएसएसआर और इट्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज। तो एक तरफ आप देखिए कोरिया ऐसे अनडिवाइडेड था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर ये रसिया के साथ शेयर करता था, और रसिया यहाँ से फिर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कोरिया के अंदर। तो मुद्दा यह है कि रसिया वाज इन प्रॉक्सिमिटी विथ नॉर्थर्न साइड ऑफ कोरिया, तो यहाँ से तो नॉर्दर्न साइड में तो यूएस का ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस था नहीं, तो यूएस और उसके अलाइज ने फिर सदर्न साइड से लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया, उनको इंस्टिगेट करना शुरू किया टू रिवोल्ट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से एक तरीके का सिविल वॉर शुरू हो गया कोरिया के अंदर। दैट सिविल वॉर प्रिवेल्ड और कंटिन्यूड फ्रॉम 1950 टू 1953, जिसमें नॉर्थ साइड के लोग डिमांड कर रहे थे कि ये कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आना चाहिए, जबकि सदर्न साइड के लोग मेनली डिमांड कर रहे थे कि एक लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। ये वॉर 1950 से लेकर के 1953 तक चला। कहने को ये सिविल वॉर था, बट एक्चुअली इट वाज ए काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक, where US was supporting the southern region while USSR bloc was supporting the northern region. Ultimately in 1953 an armistice, you may say, यानी कि temporary stoppage of war agreement was signed between the two sides, and this Korean peninsula was divided into two territories along the 38-degree parallel या 38-degree latitude. इसके साथ ही इधर साइड का हो गया नॉर्थ कोरिया एंड सदर्न साइड ऑफ कोर्स इट बिकेम साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया में जैसा यहाँ साउथ के लोग चाहते थे डेमोक्रेटिक लिबरल गवर्नमेंट, वैसी बना दी गई, और नॉर्दर्न साइड में कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, विच लेटर ऑन वेरी ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप, एंड देयर यू नो द प्रेजेंट डिक्टेटर जिम कॉन्ग इज हैविंग कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। तो ये हो गया कोरियन वॉर की कहानी। यूएस हेल्प्ड द सदर्न रीजन टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज भी नदर्न और सदर्न रीजन के बीच में हॉस्टिलिटी प्रिवेल होती है। जो सीज फायर साइन हुआ था 1953 में, इसको फाइनली जाकर के एंड किया दोनों ही साइड्स ने 2021 में। सो ऑफिशियली या फॉर्मली द वॉर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया गॉट ओवर इन 2021 इटसेल्फ। इंडिया ने क्या रोल प्ले किया था इन एंडिंग कोरियन वॉर? देखिए, जब ये कोरियन वॉर चल रहा था उस टाइम में इंडिया वाज होल्डिंग अ नॉन परमानेंट सीट इन यूएनएससी, और उस टाइम में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशन वीके कृष्ण मेनन, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द फ्यूचर ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। कई सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े गए थे जिनके खिलाफ इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस की जा रही थी ड्यूरिंग कोरियन वॉर। उस टाइम में तमाम जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड ऑल, दे वेर नॉट कंक्रिटाइज्ड और फॉर्मुलेटेड। सो वैसे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ चुका था 1948 में, बट सिविल एंड कन्वेंशन राइट्स ऑफ 1966 एंड ऑल, इट वाज येट टू कम। तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वीके कृष्ण मेनन, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द फ्यूचर ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और इंडिया के प्रपोजल पे ही एक न्यूट्रल नेशन रिपैट्रिएशन कमीशन बनाया गया फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उनको अपने अपने देश में वापस से रिपैट्रिएट कर दिया जाए। ये जो कमीशन बनाया गया दैट वाज चेयर्ड बाय इंडिया, एंड दिस इज हाउ इंडिया ओवरसॉ कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनके खिलाफ कोई इनह्यूमन प्रैक्टिस ना हो। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। 2023 मौजूदा साल, ये दो मामलों से इंपॉर्टेंट है। कोरियन वॉर के 70 साल पूरे हो गए इसके ख़त्म होने के, राइट। और उसके अलावा 2023 इज ऑल्सो द G20 ईयर ऑफ इंडिया। G20 समिट को जब इंडिया कंडक्ट करा रहा है अपने देश में, तो इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्लेइंग अ लीडरशिप रोल एटलीस्ट फॉर द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। सो व्हेन इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्लेइंग अ लीडरशिप रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वैसे दौरान में वर्ल्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू प्ले अ रोल ऑफ मीडिएटर इन एंडिंग द ऑन गोइंग क्राइसिस और वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। तो जिस तरीके से इंडिया ने एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया था कोरियन वॉर को एंड करने में, उसी तरीके का रोल वर्ल्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडिया इन दिस ईयर 2023 टू एंड दिस रसिया यूक्रेन वॉर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच भी दिया जहाँ पे उन्होंने ही सेंट ए मैसेज टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेइंग दैट दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये
21वीं सदी आ चुकी है और यहाँ पे दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, एवरी प्रॉब्लम कुड बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। तो इसके साथ ही एक बार वापस से डिबेट शुरू हो गई है कि परहैप्स इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले मोर प्रोएक्टिव रोल इन एंडिंग conflicts that are far away from the territory of India, the way it played a proactive role 70 years ago in Korea। तो इस पे एक इस तरीके का सवाल मेंस में बन सकता है इस तरह के इश्यूज पे। एक्सप्लेन व्हाई इंडिया कैन इमर्ज एज ए मीडिएटर टू एंड यूक्रेन वॉर। ऑल्सो हाईलाइट बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया इन एज्यूमिंग अ मीडिएटर रोल। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में सवाल आ सकता है 10 मार्क्स में, 150 मार्क वर्ड्स में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इनको पढ़ करके आंसर लिख सकते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आप जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से ही होना चाहिए। तो ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। इंडिया इज़ एमिंग टू इमर्ज एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड प्ले मोर मस्कुलर रोल इन जियो पॉलिटिक्स, and in such scenario India, if at the same time India maintains good relations with Russia and Ukraine, hence playing a mediator role will help in fulfillment of India's agenda। and why India can be a good mediator, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इन आंसर्स को जब पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी। अभी मेंस की तैयारी सब लोग शुरू कर रहे हैं, आपको एक बात समझनी है, हर सब्जेक्ट का अपना कुछ टर्म होता है, उन टर्म्स की इन्वेंट्री आपके पास रेडी होनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में यू सी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, मस्कुलर रोल इन जियो पॉलिटिक्स, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, यू सी ये वर्ड्स इसी आईआर के आंसर्स में ही स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के टेक्निकल वर्ड्स चाहिए होते हैं आपको एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यू नीड टू हैव इन्वेंट्री ऑफ टेक्निकल टर्म्स फॉर रेस्पेक्टिव टॉपिक्स, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का अपना टर्म होगा, इकोनॉमिक्स का अपना टर्म होगा, गवर्नेंस का अपना टर्म होगा, एथिक्स का तो ऑफकोर्स होगा ही होगा। इस तरीके से सारे टर्म्स जो होंगे वो एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इट इज़ अ फिनोमिना वेयर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटीरियल लाइक कॉर्स और टोपाज when they are subjected to mechanical stress they produce electrical charges। ये होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया इन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे, यू अप्लाई मैकेनिकल स्ट्रेस एंड दे विल प्रोड्यूस चार्जेस। और ये चार्जेस जो प्रोड्यूस होंगे, इफ़ यू कनेक्ट देम विथ सम इलेक्ट्रिकल सर्किट देन दे कैन लीड टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑल्सो, और जिससे या फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम करा सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि जब आप प्रेशर लगाते हैं तो समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और अ लिटिल बिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं वो दोनों ही तरीके के होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं। और मुद्दा यही है, उन पे जब प्रेशर आप लगाते हैं तो दे लीड टू क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कई सारे मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि आप जब गेट के पास पहुंचते हैं तो गेट अपने आप खुल जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप गेट के पास पहुंचते हैं आपके पाँव के नीचे कुछ ऐसा मटेरियल लगा होता है जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिस पे जैसे ही दबाव पड़ता है एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन 1880 बाय जैक्स एंड पेरी क्यूरी। अगर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जाए तो इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर से हमारा मतलब ये है कि अगर आप मैकेनिकल स्ट्रेस लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन मटेरियल्स में, और इन मटेरियल्स के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये मैकेनिकल प्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। दैट मीन्स जनरेशन ऑफ स्ट्रेस लीड्स टू इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी में लीड टू जनरेशन ऑफ स्ट्रेस। अब एक करंट न्यूज़ ये है कि पेयर ऑफ केमिस्ट्स एट मिशिगन have observed piezoelectric effect in liquid for the first time। पहली बार लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड अभी तक तो आप देखिए सॉलिड मटेरियल्स के अंदर पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जा रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट्स हैव ऑब्जर्व्ड पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड मटेरियल। तो लिक्विड मटेरियल के अंदर पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने से क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा
कि अब जो कई सारे डिवाइसेज जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं वो नए नए शेप में बनाए जा सकते हैं, बिकॉज लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। इस तरीके से जो नए डिवाइसेज हैं दैट वर्क ऑन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दे कैन हैव बेटर डिज़ाइन और बेटर स्ट्रक्चरिंग। दैट कुड बी द बेनिफिट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट छात्र दिवस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असाम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो छात्र दिवस के बारे में समझने से पहले हमें बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के बारे में समझना होगा। तो ही वॉज अ बोडो सोशल एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, द 8th president. In fact, he was 8th president of all Bodo Student Union. Upendranath Brahma was born in Kokrajhar district of Assam and he was given the title of Bodopha, that is guardian of Bodos, and this title was given posthumously. तो उनकी डेथ हुई थी 1 मई को, जिसको बोडोफा डे डिक्लेयर किया गया, और उसके एक सप्ताह बाद 8 मई को उनको ये टाइटल दिया गया बोडोफा, द गार्जियन ऑफ बोडोज। हाल फिलहाल में तो 1 मई जो उनकी डेथ एनिवर्सरी है दैट इज ऑब्जर्व्ड एज बोडोफा डे। ये तो आप सबको पता ही होगा। हाल फिलहाल में आसाम सरकार ने उनकी बर्थ एनिवर्सरी दैट इज 31 मार्च उसको डिक्लेयर कर दिया है एज छात्र दिवस। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा साहब हैज़ अनाउंस 31 मार्च एज छात्र दिवस और स्टूडेंट्स डे। अगर बात की जाए उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की, बोडोफा जी की, ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन इन 1986। ही वॉन्टेड टू रीस्टोर द ग्लोरियस पास्ट ऑफ बोडोज, और इसी कारण से एक 92 पॉइंट का हिस्टोरिक चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने या उनकी कमिटी ने रखा था उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम प्रफुल्ल कुमार महंता साहब के सामने एंड गवर्नर भीष्म नारायण सिंह एट राजभवन। तो बोडोज समाज के जो हिस्टोरिक या ग्लोरियस पास्ट है उसको वो रिवाइव करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने 92 पॉइंट चार्टर रखा था इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम एंड गवर्नर ऑफ दैट टाइम। जो की डिमांड्स थे वो जरा देखते हैं। Immediate implementation of Bodo as an associate official language in Kokrajhar district and Udalgiri subdivision. Second, demand of establishment of a central university in Kokrajhar, established later on. Inclusion of Bodo Kacharis of Karbi Anglong and North Kachar Hill Autonomous District into 6th schedule of the Indian Constitution, and introduction of Bodo language as an optional subject in APSC and UPSC exam. तो ये सारे डिमांड्स के बाद बोडो लैंड को ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा मिला ऑन 31 मार्च 1993। तो ये जो पहले बोडो ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा मिला था दैट वाज नॉट गिवन एज पर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज गिवन एज पर स्टेट लॉ। आसाम सरकार के कानून के हिसाब से बोडो ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा मिला था 1993 में। बाद में 2003 में द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल वाज अपग्रेडेड एज पर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू में से कि बोडोफा यानी कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन सिक्योरिंग द ऑटोनोमस काउंसिल फॉर बोडो रीजन, फर्स्ट एज अंडर अ स्टेट लॉ एंड लेटर इट वॉज अपग्रेडेड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाइब्रिड गमोसा कॉन्ट्रोवर्सी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 आसाम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में बनाई गई एक नई ऑर्गेनाइजेशन बांग्ला साहित्य सभा ऑफ आसाम, BSSA, what it did, it felicitated guests at a function with hybrid gamosa. Hybrid gamosa was made up of Assamese as well as Bengali gamosa mix. तो आधा असमीज गमोसा आधा बंगाली गमोसा को मिक्स करके ये ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ के गेस्ट्स को फेलिसिटेट किया। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ क्योंकि असमीज गमोसा इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ असम, और उसको डाइल्यूट करना वाज नॉट सीन इन गुड टेस्ट बाय मेजॉरिटी इन आवर सोसाइटी, एंड दैट इज़ वाई द ऑर्गेनाइजेशन BSSA हैड टू टेंडर अपॉलजी। BSSA, बांग्ला साहित्य सभा ऑफ असम, एज ए सेड इज ए न्यूली फॉर्म लिटरेरी एंड कल्चरल सोसाइटी। अगर बात करें असमीज गमोसा तो आप सब जानते हैं, बंगाली गमोसा कुछ ऐसा दिखता है, ट्रेडिशनली हैंड वोवन कॉटन टॉवल विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ असमीज कल्चर। तो इसको भी असमीज कल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ के जो बंगाली लोग हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, इट कम्स इन रेड एंड वाइट चेकर्ड पैटर्न। अभी सवाल मेंस में कुछ ऐसा पूछा जा सकता है, हाईलाइट द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ गमोसा फॉर आसाम। ऐसे कुछ ओपन कर सकते हैं आप। असमीज गमोसा इज ए सिंबल ऑफ असमीज कल्चर एंड ट्रेडिशन।
एंड अलग अलग तरीके से जो इसका इस्तेमाल होता है, हेड स्कार्फ बाई वुमेन यूज ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल, रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है इसका, इट इज़ सीन एज अ वे ऑफ फेलिसिटेटिंग द डिग्निटरीज एंड गेस्ट्स at some particular function. It is used in day to day life also. कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि इसको हाल फिलहाल में GI टैग दिया गया है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज इट्स ओरिजिन एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। इस तरीके से आप ये आंसर को लिख सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट NPCI से रिलेटेड सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।